हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर लेकर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 11वीं से इतिहास की पुस्तक से अध्याय 11 हम आज कर रहे हैं और इसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते, पाथ्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि आज जो आधुनिकीकरण के रास्ते दिखाई देते हैं हमें, या जो जापान और ख़ास तौर से चीन, ये दोनों देश आज जिस जगह पहुँचे हैं वहाँ कैसे पहुँचे, उनकी जर्नी को हम देखेंगे। ठीक है, मेनली हमारा फोकस जो है चीन और जापान पे रहेगा और कैसे आज जो है ये इतने अच्छे समृद्ध देश बने और इतनी अच्छी स्थिति में आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो जो इनका रास्ता था आधुनिकीकरण का रास्ता, उसके बारे में बेसिकली हम बात करने वाले हैं। तो इसमें हम तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो कवर करेंगे और एक समरी की तरह जो है इस चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहना, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि सभी पॉइंट जो हैं वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं इसको शुरू करती हूँ। तो पहला पॉइंट देखिए, एशिया के देश चीन और जापान ये आधुनिकीकरण के लिए संघर्षरत थे और उन्हें आगे चलकर सफलता भी प्राप्त हुई। तो पहली ही लाइन में आपको समझ में आ गया कि हम जो बात कर रहे हैं वो चीन और जापान के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये जो है आधुनिकीकरण के लिए संघर्षरत देश थे और आगे चलकर इनको सफलता मिली। जैसे कि आज आप सभी जानते हैं कि चीन भी काफ़ी तरक्की कर चुका है और जापान तो अपने आप में टेक्नोलॉजी के लिए इतना फेमस है और बहुत ज़्यादा अपना स्तर जो है उसने इसमें आगे बढ़ा लिया है। तो चलिए अब इनके बारे में देखते हैं कैसे प्रक्रिया रही। चीन एक विशाल महाद्वीपीय देश है, इसमें कई तरह के जलवायु क्षेत्र हैं। इसके विपरीत जापान एक द्वीप श्रृंखला है। जापान क्या है? एक द्वीप श्रृंखला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में चीन पूर्वी एशिया का एक प्रभावशाली देश था। इसमें क्विंग राजवंश का महान योगदान था, परंतु कुछ ही दशकों के भीतर चीन में अशांति फैल गई। क्या हो गया? चीन में अशांति फैल गई। वह औपनिवेशिक चुनौती का सामना ना कर सका। औपनिवेशिक चुनौती का सामना ना कर सका मतलब कि औपनिवेशिक चुनौती की चपेट में आ गया, है ना। और जब उसकी चपेट में आ गया तो फिर क्या हुआ? साम्राज्यशाही के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा। वह आवश्यक सुधार करने में असफल रही और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। देश क्या हुआ? गृह युद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी तरफ नन्हा सा द्वीप देश जापान एक आधुनिक राज्य के निर्माण में अग्रसर था। दूसरी तरफ जापान जो था वो आधुनिक रास्ते पर आसानी से चलता जा रहा था। आसानी से मतलब कि वहाँ पर इस तरह की कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति या कोई ऐसी बाधा की स्थिति उत्पन्न नहीं थी। वो जो है अपनी आधुनिकीकरण के रास्ते पर अग्रसर था। वह अपना आर्थिक विकास करता रहा। उससे ताइवान और कोरिया को अपना नाम याद रखना है आपको, ताइवान और कोरिया। ताइवान और कोरिया को अपना उपनिवेश बनाया। ठीक है, उसने भी दो अपने उपनिवेश बना लिए, ताइवान और कोरिया। उसने चीन 1894 और रूस 1905 को पराजित किया। उसने क्या किया? चीन और रूस को पराजित किया। चीन को पराजित कब किया? 1894 में और रूस को 1905 में। जापान अपने आयात किए गए माल का मूल्य सोने में चुकाता था, इसलिए वह एक धनी देश समझा जाता था। तो धनी तो समझा जाएगा ही, और धनी होने का इतना बड़ा प्रमाण है कि वो गोल्ड में अपना मूल्य चुकाता था, है ना। 1867 और 68 ईस्वी में जापान में शोमुन शासन समाप्त कर दिया गया। सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वान का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें सम्राट नौकरशाही और सेना के साथ मिलकर सत्ता चलाते थे। कैसी व्यवस्था? जिसमें नौकरशाही और सेना के साथ मिलकर जो है सम्राट व्यवस्था चलाता है। नौकरशाही तथा सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होती थी। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यकरण कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका के नियंत्रण में आया जापान भी, और वहाँ पर जो है जापान का विसैन्यकरण कर दिया गया। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम देख क्या रहे हैं
कि दोनों ही देशों पर मुश्किलें आई। इन पर भी बाहरी शक्तियों ने जो है कहीं ना कहीं से परेशानियां क्रिएट की, लेकिन फिर भी ये जो है अपने विकास की गति में रुके नहीं, आगे बढ़ते चले गए। चीन कई देशों के चुंगल में फंस गया था, फलस्वरूप उसकी परंपराएं नष्ट हो गई थी और राष्ट्र कमज़ोर हो गया था। तो चीन पर भारी जो है धक्का लगा, झटका लगा और वो जो है कमज़ोर हो गया था। इन दोनों को प्राप्त करने में एवं पश्चिमी तथा जापानी नियंत्रण से मुक्त करने में कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो उसे जापान से भी अपने आप को रिहा करवाना था और पश्चिमी ताकत से भी अपने आप को उससे बाहर निकालना था। तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा चीन को। फिर चीन का छोंग राजवंश पश्चिमी शक्तियों द्वारा देश की चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा। क्या कह रहे हैं? देश की चुनौतियों का सामना करने में असफल रहा। साथ ही ब्रिटेन के साथ हुए पहले अफीम युद्ध ने इसे कमज़ोर बना दिया, क्योंकि पहला अफीम युद्ध जो हुआ वो भी काफ़ी मुश्किल रहा, इसमें भी उनकी हार हुई। तो इस तरह जो है चीन की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। फिर क्या होता है? चीन में 1911 में मंचू शासन के पतन के बाद गणराज्य की स्थापना हुई। इसकी घोषणा 1 जनवरी 1912 ईस्वी में की गई। ठीक। और फिर 1949 ईस्वी में चीनी साम्यवादी दल ने गृह युद्ध में विजय प्राप्त की। फिर 1970 के दशक के अंत तक चीनी नेताओं को आभास हुआ कि देश की आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए विचारात्मक एकता जरूरी है। इसी विचार से आर्थिक सुधारों के रास्ते खुल गए और पूंजीवाद और मुक्त व्यापार को आश्रय मिला। ठीक। तो इस बीच में जो है काफ़ी सारी लड़ाई वगैरह हुई, युद्ध वगैरह हुए और जो है चीन जो है फाइनली एक अपने जो बाहरी शक्तियों का नियंत्रण था उससे बाहर आया और फिर वहाँ पे गृह युद्ध का समाप्त हुआ। गृह युद्ध के समाप्त होने के बाद वहाँ पर एक नई व्यवस्था को अपनाया गया और उस व्यवस्था को अपनाने के बाद उन्होंने ये भी महसूस किया कि आर्थिक समृद्धि के लिए, विकास के लिए ये ज़रूरी है कि आर्थिक सुधारों को किया जाए। और उन आर्थिक सुधारों को करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण जो कदम उठाया वो ये कि पूंजीवाद और मुक्त व्यापार को आश्रय दिया, है ना, आश्रय मिल गया, उनके लिए रास्ते खोले। तो ये बड़ा कदम उठाया। और फिर जापान की बात करते हैं। जापान उन्नति करता रहा परंतु उपनिवेश की चाह में उसे युद्ध की ओर धकेल दिया। जैसे कि आपने देखा कि जापान ने जो है उपनिवेश बना लिए थे, तो उपनिवेश की चाह ने जो है उसे युद्ध की ओर धकेल दिया। इंग्लैंड और अमेरिका से उसे अपूरित हार मिली। इसके बाद वहाँ लोकतंत्र को बढ़ावा मिला। ठीक। तो इस तरह की घटनाएं जापान में भी अस्थिरता आई और इस तरह की चीज़ें हुई। और फिर 1970 के दशक तक जापान ने अपना पुनर्निर्माण कर लिया और एक और प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया। कैसी शक्ति बन गया? प्रमुख आर्थिक शक्ति बन गया। इस प्रकार उसने पश्चिम का विरोध सहते हुए एशिया का झंडा विश्व में लहराया। और इस तरह जो है आधुनिकीकरण के रास्ते पर बढ़ते हुए जापान ने जो बुलंदी हासिल की, जो आर्थिक शक्ति वो बनकर उभरा, ऐसा करने पर उसने क्या किया? एशिया का झंडा जो है वो विश्व में लहराया। ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 14 देखिए। डॉक्टर सन्यास सेन ने 1912 में तुंगमेंग हुई एक नाम है तथा कई अन्य दलों को मिलाकर चीन में एक राष्ट्रीय दल की स्थापना की। यह दल कुओपितोग दल के नाम से जाना गया। किसके नाम से? कुओपितोग दल के नाम से जाना गया। मेजी शिक्षा पद्धति में पढ़ाए जाने वाले विषय का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को निष्ठावान नागरिक बनाना था ताकि चीन हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। तो एक बहुत बेहतरीन जो कदम इन्होंने लिया मेजी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत कि जो नागरिक हैं वहाँ को उनको निष्ठावान बनाने का प्रयास किया। तो ये बहुत अच्छा कदम था। उसके बाद हम अब अंत की तरफ पहुँच रहे हैं। हम देख चुके हैं कि जापान जो है वो किस तरह से हमारे लिए पहले ही एशिया में जो है एशिया का झंडा जो है विश्व में लहरा चुका और किस तरह से जो है एक बेहतरीन आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। अब गर्व की बात है कि आज चीन और जापान एशिया के दो बड़े संपन्न देश हैं।
एशिया के कैसे देश हैं? 2 बड़े संपन्न देश हैं और विश्व के अन्य देश भी इनका लोहा मानते हैं। जापान तो तकनीकों का दाता माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि जापान जो है वो तकनीकों का दाता माना जाता है। टेक्निकल जो पकड़ है जापान की वो बहुत ज़्यादा है और बहुत बेहतरीन है। तो जापान की टेक्नोलॉजी जो है वो पूरे विश्व में मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो इसी के साथ जो है इस चैप्टर को मैं यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपको पूरे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे और समरी जो है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ एंड करूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर करिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ 11th क्लास की हिस्ट्री की जो ये सीरीज़ थी वो कंप्लीट होती है। आज जो है इसका लास्ट चैप्टर था। अब जो हम करेंगे, अब हम नए टॉपिक जो है वो हिस्ट्री के करेंगे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं उन टॉपिक्स में, जैसे कि ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जो है एक सीरीज़ चल रही है जिसमें अब हम मॉडर्न टाइम पर, आधुनिक काल पर पहुंच चुके हैं और वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं लेकर आती हूँ इतिहास के, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, दे दी। और इसी के साथ आपसे कहूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सीरीज़ में बने रहे। आप चाहें तो बाकी जो चैनल्स पे पढ़ी हुई हैं वीडियो सभी लेसन्स की, वो आप और भी देख सकते हैं, उनको भी एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।